Welcome to 8020 series of economics. This is our episode 3. In this particular episode, we are going to discuss monetary system. ठीक है, हमने लास्ट एपिसोड में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बात की थी। आज हम मॉनेटरी सिस्टम पे बात करेंगे। इस पर्टिकुलर एपिसोड में आपका यूपीएससी दोस्त आपको क्या सिखाने वाला है? आज की स्टोरी, आज की कहानी पूरी हमारी रहेगी फ्रॉम बार्टर टू स्टेबल कॉइन्स वाया प्रोजेक्ट एम ब्रिज। ये प्रोजेक्ट एम ब्रिज क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है? अगर आपको लगता है कि यार मुझे डिजिटल करेंसी जानना है, ई रूपी को जानना है, ठीक है, मुझे स्टेबल कॉइन्स के कॉन्सेप्ट को जानना है, तो आपके लिए ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सारे पीवाईक्यूज भी करेंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे रिलेटेड भी जो भी कंटेंट होगा वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करने शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which one of the following statement correctly describe the meaning of legal tender money? 2018 का ये क्वेश्चन है। The money which is tendered in the court of law to defray the fee of a legal cases. Okay. The money which is a creator under compulsion to accept in the settlement of his claims. The bank money in the form of checks, draft, bill of exchange, etc. The metallic money in the circulation in the country. बेसिकली इसमें पूछा जा रहा है कि लीगल टेंडर मनी कौन सा है, मतलब लीगली स्टैट्यूटरी वो टेंडर मनी है, मतलब उसको लीगल बैकिंग मिली हुई है। और जब कोई भी चीज को लीगल बैकिंग मिलती है तो उसमें कुछ ना कुछ कंपल्शन या मैंडेटरी कुछ ना कुछ कोई चीज रहती है। द मनी विच इज टेंडर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफरे द फीस ऑफ अ लीगल केस, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे इसका लीगल से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। द मनी विच इज क्रेडिटेड इन द अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। यहाँ पे कंपल्शन की बात की गई है, जिसमें क्रेडिटर को एक कंपल्शन है कि उसे वो सेटलमेंट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यही लीगल टेंडर मनी का कॉन्सेप्ट है। बेसिक बहुत सिंपल है। देखो, इनमें कोई भी फंडे मैं नहीं लगा रहा, लगाने भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द बैंक मनी इन अ फॉर्म ऑफ चेक, ये तो प्लास्टिक मनी है, इट्स नॉट अ लीगल टेंडर मनी। एंड मेटेलिक मनी इन द सर्कुलेशन इन अ कंट्री, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर मेटेलिक मनी, क्योंकि बॉडीड मनी होता है, इसको बॉडीड मनी बोलते हैं, मेटेलिक मनी बोलते हैं, वो लीगल टेंडर मिला हो उसको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब ध्यान से समझो इस स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट आपको फ्यूचर का कोई भी क्वेश्चन अगर इस कॉन्सेप्ट से पूछेगा तो आपको बहुत हेल्प करेगा। कह क्या रहा है? द मनी विच इज अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कैब ड्राइवर का, उससे आपको ये बात समझ आएगी। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ लीगल टेंडर इन एनी फॉर्म ऑफ पेमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर टू सेटिस्फाई अ डेट और अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ये वर्ड सेटिस्फाई अ डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। डेट को सेटिस्फाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें कंपल्शन का फीचर है। देखो, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, अगर आपको अभी तक ये चीज नहीं समझ आई। अगर आपने एक कैब बुक की है, एग्जांपल, आपने एक कैब बुक की है, कैब आपके पास आ गई है, ड्राइवर ने आपसे पूछा कि भैया आप पैसे कैसे देने वाले हो, आप कैसे मुझे पे करने वाले हो? तो आपने कहा कि मैं आई यूज दिस करेंसी, मैं ये करेंसी यूज करने वाला हूँ, इंडियन करेंसी यूज करना चाह रहा हूँ। तो अब अगर इनका मन है तो ये कह दे, इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है कैब ड्राइवर की, कि वो आपको मना भी कर सकते हैं कि नहीं, मेरे को ये करेंसी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वो कोई भी कंपल्शन में नहीं है। बट सिचुएशन क्या है, यहाँ पे वो नो बोल सकते हैं। बट सिचुएशन क्या है कि इफ वो आप किस कैब में बैठ गए, ठीक है, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा और आप कैब में बैठ गए, ठीक है। कैब में बैठने के बाद आपने वो सर्विस पूरी ले ली, ठीक है, उनकी सर्विस ले ली, आप अपनी डेस्टिनेशन जगह पे पहुंच गए। अब ड्राइवर आपको मना नहीं कर सकता कि मुझे ये पर्टिकुलर करेंसी नहीं चाहिए, मुझे करेंसी नहीं चाहिए। अब उसकी ये ऑब्लिगेशन है, उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा टू सेटिस्फाई अ डेट, क्योंकि उन्होंने मतलब उसके ऊपर जो कस्टमर है उस पर डेट आ गया है। तो अब उसको कहीं ना कहीं उसको पूरा कंपल्शन है कि उनको वो पैसे लेने ही पड़ेंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट लीगल टेंडर का, ठीक है। जब तक आपने सर्विस को यूज नहीं किया तब तक सामने वाला मना कर सकता है आपको पैसे का, बट अगर एक बार सर्विस आपने ले ली तो देन लीगल टेंडर मनी का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम करेंसी जो हम डेली यूज करते हैं, तो आपको शॉपकीपर मना नहीं कर सकता, पहले मना कर सकता है, बट आपने शॉपकीपर से सामान ले लिया, उसके बाद वो मना नहीं कर सकते आपको कि भैया मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, आप मुझे कोई अलग तरीके से पैसे दो। नो, आप कहोगे कि इंडियन करेंसी है, गवर्नमेंट ने इसको बैक्ड है, लीगल टेंडर है, सो इसको कोई मना नहीं है। जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम लीगल टेंडर, वो अगर आपने मोदी जी की स्पीच सुनी होगी 8 नवंबर वाली 2016 की, तो उसमें कहा कि 500 एंड 1000 रुपीज के पैसे आज से लीगल टेंडर नहीं होंगे। इसका मतलब अब कोई मना कर सकता है कि नहीं भाई मैं तो 500 के नोट नहीं लूंगा, 1000 का नोट नहीं लूंगा।
तो यही हो रहा था कि नए लोग मना कर रहे थे कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए 500 पुराने 500 के नोट, 1000 के नोट्स। तो लीगल टेंडर में ये फीचर होता है, आपको ये फ्यूचर के लिए याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को। इन इंडिया इट दिस इंक्लूड्स ऑल बैंक नोट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया and coins issued by the government of India because it is backed by a legal decree. If a debtor offer a legal tender to settle a claim, the creditor cannot legally refuse to it without forfeiting this right to take further legal action to recover that specific debt. ये कॉन्सेप्ट आपको फ्यूचर के लिए याद रखना है। अब समझो इवोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ मनी। इवोल्यूशन कैसे हुआ, पूरे करेंसी का टाइप का मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट इज कॉमोडिटी मनी, ठीक है, कॉमोडिटी मनी से भी बार्टर सिस्टम था उससे पहले, फिर कॉमोडिटी एज अ मनी बना, फिर रिप्रेजेंटेटिव मनी, ठीक है, क्लेम कॉमोडिटी लाइक गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड सर्टिफिकेट, सिल्वर सर्टिफिकेट, ये सब चला। फिर आता है फियाट मनी, जो अभी हम यूज कर रहे हैं, वो फियाट मनी भी है, वो लीगल टेंडर भी है। बिकॉज व्हाट इज फियाट मनी? फियाट मनी नॉट इंट्रिंसिक वैल्यू, उनकी खुद की, मतलब आज हमारे पास जो 10 रुपए का नोट है या 500 का नोट है, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, उसकी पेपर की वैल्यू नहीं है, बट उसकी वैल्यू कैसे है? क्योंकि उसको लीगल टेंडर किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर, सो बैक्ड बाय द ट्रस्ट एंड अथॉरिटी ऑफ इशूइंग गवर्नमेंट, मस्ट कॉमन टुडे। तो आज की डेट में हम फियाट मनी यूज कर रहे हैं, फियाट मनी प्लस लीगल टेंडर दोनों हम यूज कर रहे हैं। देन कॉमर्शियल बैंक मनी, ठीक है, जो अभी हम यूज करते हैं, मनी इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक, लोन्स, ये सब जो है। उसके अलावा फिर आता है नेक्स्ट जो भी न्यू फॉर्म है, वो है क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज को, कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। डिजिटल करेंसी जिसको हम बोलते हैं ई रूपी, ई रूपी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। पहले आप डिजिटल करेंसीज के एग्जांपल समझो, आगे फ्यूचर यूपीएससी के क्वेश्चन बस इसी एरिया से होंगे जो मैं अभी से अब यहां से डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान से समझो। डिजिटल करेंसी में पहला होता है क्रिप्टो करेंसी, फिर होता है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और एक होता है अभी नया जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टेबल कॉइन्स। तो आज हमें समझना है कि क्रिप्टो करेंसी आप साइंस टेक में समझ लेंगे, कोई इशू नहीं है। बेसिक डिजिटल एसेट है सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी, टिपिकली अ डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो पहले आपको समझना है कि क्रिप्टो करेंसी वर्सेस सीबीडीसी में क्या डिफरेंस है, देन सीबीडीसी वर्सेस स्टेबल कॉइन्स में क्या डिफरेंस है, और इन सब की जरूरत क्यों पड़ी, इनका ओरिजिन क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम सीबीडीसी को समझेंगे, देन हम स्टेबल कॉइन्स को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले सीबीडीसी को समझो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसको एक लाइन में अगर मैं बोलूं, जो सबसे बड़ी इशू मैंने देखा कि यार स्टूडेंट्स को सीबीडीसी नहीं समझ आता, उसमें वो है कि वो सीबीडीसी को एक यूनिक अलग सा कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। कुछ मत समझो, मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूं, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में ध्यान से समझो। पहले सीबीडीसी इज इक्वल टू कैश, जो अभी हम डेली यूज कर रहे हैं ना कैश, वही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, कुछ भी अलग नहीं है। बस आपको हमेशा जब भी सीबीडीसी लिखा हो या फिर ई रूपी जिसको बोलते हैं, ई रूपी, ठीक है, ई रूपी का कॉन्सेप्ट या फिर सीबीडीसी का वर्ड कभी भी आए, हमेशा उसको इक्विवेलेंट समझना कैश के। देखो कैश में, आज की डेट में हम जो कैश यूज कर रहे हैं, पैसा यूज कर रहे हैं, उसमें हम कैसे कैश को यूज कर रहे हैं, मैं पहले आपको एक टिपिकल एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल आप एटीएम गए, है ना, एटीएम में आपने पैसा विड्रॉल किया 10,000 रुपीज, ओके, ठीक है। तो आपके बैंक में कुछ डिपॉजिट रहा होगा, मान लो आपके बैंक में 50,000 रुपीज थे, उसमें से एटीएम के थ्रू आपने 10,000 रुपीज विड्रॉल कर लिया। तो मतलब ये है कि ये जो 10,000 रुपीज है, ये बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में आया। बात समझ आ रही है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, आई होप आपको पता होगा कि मतलब बैंक जो आरबीआई कोर बैंकिंग सॉल्यूशन चल रहा है, और बैंक का जो स्टेटमेंट है, वो उसके अंदर ये स्टेटमेंट, ये ट्रांजेक्शन आपका कहीं ना कहीं उसमें आपका मेंशन होगा कि आपने 10,000 रुपीज विड्रॉल किए। क्लियर है? ये बात इतना समझ आया? अब समझो आगे की कहानी। फॉर एग्जाम्पल इस 10,000 रुपीज को आप एक ग्रोसरी लेके आनी है, आपके घर में ग्रोसरी नहीं है और आप 10,000 रुपीज की ग्रोसरी लेके आते हो, तो सवाल उठता है क्या ये 10,000 रुपीज जो आपने वाया कैश निकाला है, क्या वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे मेंशन्ड होगा? तो आंसर होगा नो। ठीक है, अब आपने ये कैश निकाल लिया है, अब इस कैश को आप कैसे भी यूज करो, मतलब यहाँ पे एनोनिमिटी है, आपका ये ट्रांजेक्शन एनोनमस है, मतलब यहां तक एनोनमस नहीं था, यहां तक एनोनिमस नहीं था जब तक आपने एटीएम के अंदर पैसे निकाल लिए विड्रॉल 10,000, तब तक तो उसमें कोई भी एनोनिमिटी नहीं थी। ठीक है, बट उसके बाद आपने वो ग्रोसरी शॉप में यूज किया हो या फिर आपने फर्दर कहीं भी अपना खर्चा किया हो, उसमें कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंदर उसका कोई लेना देना नहीं है। उसे ये नहीं पता कि इस 10,000 का आपने 1,000 रुपए का ग्रोसरी खरीदा है, आपने 9,000 कुछ कहीं और उड़ाए हैं, ये कुछ नहीं है।
तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में सिर्फ एक ट्रांजेक्शन कवर हुआ, ये हमारे कैश की कहानी है। ये 10,000 रुपीज कैश एनोनमस है। अब आप कहीं भी लगाओ, इसका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब आपके कैश के अंदर क्या फीचर है? कैश के अंदर ये फीचर है कि जब आपके हाथ में रोकड़ा हो, कैश होता है, तो आप उसको कैसे भी खर्च कर सकते हो। आपको मतलब कहीं पे उसकी एनोनिमिटी जो है वो मेंटेन रहती है, आपकी प्रिवेसी। एनोनिमिटी, प्रिवेसी वर्ड तो यहाँ पे सही नहीं होगा, एनोनिमिटी वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो एनोनिमिटी एकदम आपकी डिस्क्लोज नहीं होती कि आपने खर्चा खर्चा किया कैसे है। क्लियर? आपने उसकी शॉपिंग कैसे की है, कुछ भी कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या डिजिटल करेंसी जो हमारा ई रूपी है, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, क्या उसमें भी ऐसा ही एनोनिमस फीचर है? अगर उसमें एनोनिमस फीचर है, तभी तो भैया आप ये कह सकते हो कि सीबीडीसी इज इक्वल टू कैश। अगर उसमें ये एनोनिमिटी नहीं होगी, तो ये सीबीडीसी इज नॉट इक्वल टू कैश। अब सब समझते हैं कि ये क्या है, कैसे आपका सीबीडीसी काम करता है। कुछ भी नहीं है, देखो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ठीक है। मतलब जो करेंसी आप 10 रुपीज का नोट हमारा अभी चल रहा है, ठीक है, हमारा 500 रुपीज का नोट चल रहा है, ठीक है, हमारा 1000 रुपीज का तो नोट अभी है नहीं, तो 10 रुपीज मान लो, 20 रुपीज का नोट है, ठीक है, ये सब नोट है, कैश है जो हम यूज कर रहे हैं, उसी का डिजिटल फॉर्म में आपका आरबीआई इशू करेगा, ठीक है। आरबीआई इशू करेगा वही सेम करेंसी जो आपके कैश है, वही करेंसी होगी, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 500 रुपीज, वही नोट्स, बट ये होंगे डिजिटल फॉर्म के अंदर। पहली बात आपको ये याद रखनी है। अब ये पैसा कैसे जाएगा? थ्रू इंटरमीडियरीज, मतलब आपके बैंक, ठीक है, आपका जो भी XYZ बैंक होगा, उसमें ये आरबीआई पैसा भेज देगा, ठीक है। अब आपके बैंक के अंदर एक अकाउंट होता है, आपका जो डिपॉजिट अकाउंट है, जिसमें आप पैसे डिपॉजिट करते हो, ओके। एक बनेगा वॉलेट, एक होगा आपका वॉलेट, सीबीडीसी वॉलेट। क्लियर? ठीक है। तो बैंक ने ये पैसा जो है, अगर मान लो आपने कहा कि यार मुझे ये सीबीडीसी या मुझे डिजिटल करेंसी चाहिए, तो आप एक ऐप डाउनलोड करोगे आरबीआई का, सीबीडीसी का मतलब आप सेंट्रल करेंसी का, ई रूपी का। उसमें क्या करोगे, आपका ये जो डिपॉजिट है, मतलब बैंक में 10,000 रुपीज का मान लो एग्जाम्पल आपका डिपॉजिट है, मान लो 50,000 ही लेते हैं, वही सेम एग्जाम्पल, 50,000 रुपीज का आपका ये डिपॉजिट है। तो अब पहले क्या करते थे कि आप एटीएम के थ्रू उस पैसे को निकाल लेते थे। अब आपको क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना है सीबीडीसी अकाउंट में, वॉलेट के अंदर, ठीक है। तो ये पैसा क्या हुआ आपका, फ्रॉम बैंक डिपॉजिट से 10,000, मतलब टोटल 50,000 से 10,000 रुपीज आप सीबीडीसी वॉलेट के अंदर लेके आ गए, ठीक है। अब ये क्या ट्रांजेक्शन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंदर आपका मेंशन होगा? यस, ठीक है, वही सेम कहानी, आपने पैसा जब एटीएम से निकाल लिया, तब तक तो वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में है। बट अब सीबीडीसी वॉलेट से आप कैसे खर्च करते हो, मतलब आप दूसरे सीबीडीसी वॉलेट के अंदर, ठीक है। अब ये सीबीडीसी वॉलेट किसका हो सकता है? हो सकता है कोई शॉप का हो सकता है, ठीक है, आपके फ्रेंड का हो सकता है, ठीक है, उनके पास भी अगर ये वॉलेट है, सीबीडीसी वॉलेट है, तो आप इस वॉलेट से इस वॉलेट के अंदर डाल सकते हो। आप शॉपकीपर के पास गए, ग्रोसरी वाले के पास, कि भैया आपका सीबीडीसी वॉलेट बताओ, ये लो भैया आपका ये सीबीडीसी वॉलेट है, मैं इसमें आपके 10,000 रुपीज डाल देता हूं, मैंने जो ग्रोसरी ली है। अब क्या ये ट्रांजेक्शन आपका कोर बैंकिंग सोल्यूशन में आएगा? तो आंसर है नो। वही सेम कैश का फीचर, बस आपको इतना ही समझना है। अब मैं आपको एक समरी बता देता हूं एक लाइन के अंदर, जिससे आपको पूरा मेरा इस बात को समझ आ जाएगा। सीबीडीसी इज इक्वल टू कैश, ठीक है, कैश, और कैश इज एनोनिमस, ठीक है, इसलिए सीबीडीसी भी एनोनिमस है। अब आपको क्या रखना है, कभी भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा ना, वो ये पूछेगा कि सीबीडीसी में क्या ये फीचर है, क्या ये है, क्या ये नहीं है, क्या ये है। तो आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है क्या ये कैश में फीचर होते हैं। आपको सिर्फ इतना सोचना है, अगर कैश में वो फीचर होते हैं तो वो सीबीडीसी में भी होगा। सीबीडीसी में वही फीचर है क्योंकि ये कैश है। क्यों किया है ऐसा? अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने कि सेम सीबीडीसी को कैश की तरह रखा? तभी तो लोग यूज करेंगे डेली लाइफ के अंदर, क्योंकि लोगों को लगता है कि रोकड़ा वो कैसे भी यूज करे, कैश जैसे भी यूज करना चाहे वो कर सकते हैं, एनोनिमिटी है। और अगर सेंट्रल बैंक वो एनोनिमिटी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में नहीं देगी, तो लोग क्यों यूज करेंगे इसको? तो इसीलिए सीबीडीसी इज इक्वल टू कैश। आपको ये एनोनिमस या एनोनिमिटी का फीचर पता होना चाहिए। अब आपको फ्यूचर में क्या याद रखना है, यहां से आपने क्या सीखा अपने यूपीएससी दोस्त से? अपने दोस्त से ये सीखा, दोस्त आपको ये कह रहा है कि सीबीडीसी को हमेशा कैश कैश की तरह कंसीडर करना है फॉर द फ्यूचर क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पे मैं आपको यही एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा। आई होप आपको समझ आया होगा। सो डिजिटल करेंसी नोट, अभी एक बार थोड़ा सा इससे भी समझ लो। आरबीआई इशू करता है, फिर डिजिटल वॉलेट्स में जाता है, P2P ट्रांजेक्शन करो, P2M करो, आप कैसे करना है वैसे करो, ठीक है। इंस्टेंट होता है, सिक्योर है, ब्लॉकचेन बेस्ड ये ट्रांजेक्शन होते हैं। इशूड रेगुलेटेड बाय आरबीआई,
टोकन बेस्ड, नो बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड, नो इंटरेस्ट अर्न, ऑफलाइन कैपेबिलिटी होती है, तो मतलब सेम कैश वाले फीचर है। टोकन बेस्ड है, नो बैंक अकाउंट की कोई, अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आपका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एसएमएस के थ्रू, क्योंकि आपको सिर्फ सीबीडीसी का, जो आपका सीबीडीसी आरबीआई वाला फोन ऐप है वो आपको चाहिएगा। ठीक है, सो नो इंटरेस्ट अर्न, ऑफलाइन कैपेबिलिटी, ठीक है, बेनिफिट फॉर इंडिया, रिड्यूस कॉस्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रोग्रामेबल मनी एंड फर्नर फास्टर एंड चीपर पेमेंट्स। अब इस प्रोग्रामेबल मनी को मैं आगे फ्यूचर में आपको समझाऊंगा, ये प्रोग्रामेबल मनी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझना आगे। ठीक है, फिर डिजिटल रूपी एंड फिजिकल कैश के अंदर कोई फर्क है? नो, कोई फर्क नहीं है, सेम यही फीचर, यही आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है ई रूपी एंड सीबीडीसी, मतलब सीबीडीसी हमारा नाम रखा गया है ई रूपी, ठीक है, एक होता है ई रूपी, एक होता है ई रूपी, आर यू पी आई। ठीक है, तो इसको समझो, ये आर यू पी आई है, इसका मतलब होता है वाउचर। ठीक है, वाउचर क्या होता है? अगर फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को 5,000 रुपीज आपको बेनिफिशियरी, मतलब आप बेनिफिशियरी हो कोई स्कीम के अंडर, आपको 5,000 रुपीज देने हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको एक वाउचर बना के दे देगा। ठीक है, गवर्नमेंट आपको एक वाउचर बना देगा, फॉर एग्जाम्पल पीडीएस का वाउचर बना देगा कि यार आपको मान लो राशन लेना है या कोई सामान लेना है, तो गवर्नमेंट आपको 5,000 रुपीज का एक ई रूपी बना के दे देगा, आर यू पी आई। वो वाउचर किसके लिए होगा? वो प्रॉपर आपका पीडीएस के लिए होगा, फूड के लिए होगा। अब क्या होगा, गवर्नमेंट आपको टाइम देगी कि विद इन 30 मंथ्स, 30 डेज के अंदर आप इसको रिडीम कर सकते हो वाउचर को। ठीक है, जैसे हमारे पास डिस्काउंट वाउचर आते हैं, कैश वाउचर है, तो सेम वाउचर होगा। अब ये वाउचर का फीचर ये है कि ये 5,000 रुपए वो एल्कोहल में नहीं लगा सकता। बात समझ आ रही है? पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट अगर कोई पैसा देता है तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर देते थे, तो उसके अंदर वो 5,000 का शायद उसको पीडीएस के लिए दिया गया, पर वो दारू पी के लगा दिया, किसी और काम में लगा दिया। ठीक है, एक्सटर्नलिटी वाली चीज सिन गुड्स में लगा दिए। तो ये गवर्नमेंट ने इसको बचाने के लिए क्या किया कि यार आपने 5,000 रुपीज आपको मिले, आप पीडीएस में ही लगाएं, तो वाउचर निकाल दिया 5,000 का। अब ये 5,000 का वाउचर सिर्फ पीडीएस के लिए है। ठीक है, अब आपको 30 दिन के अंदर जब भी रिडीम करना है, आपको जो भी पीडीएस में सामान लेना है तो आप ले सकते हो। ये कौन निकालता है? इसका इश्यूर होता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, पेमेंट सिस्टम पे पूरा एक एपिसोड बनेगा, उसमें मैं पूरा इसको डेडिकेटली एनपीसीआई के बारे में डिस्कस करूंगा, तो टेंशन मत लो। सो नॉट मनी बट अ डिजिटल कूपन है, एक तरीके का वाउचर है, वो होता है ई रूपी। और ई रूपी क्या होता है? इट्स अ सीबीडीसी, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है। अब समझो स्टेबल कॉइन का कॉन्सेप्ट। वाई स्टेबल कॉइन्स, हमें स्टेबल कॉइन्स क्यों चाहिए? ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी के रेफरेंस में इसको समझो। ठीक है, आज की डेट में हमें किस टाइप का करेंसी चाहिए, पहले आप इस बात को समझो। आज की नीड क्या है, पहले इसकी नीड को समझो। आज हमें नीड ऐसी चाहिए जो डिजिटल हो, ऐसी करेंसी हो जो डिजिटल हो। ठीक है, ऐसी करेंसी हो, ऐसा कोई कॉइन, कोई सिस्टम हो जो डिजिटल भी हो, ठीक है, बट वॉलेटाइल भी ना हो। ठीक है, उसमें वॉलिटिलिटी भी ना हो। ठीक है, वो स्टेबल हो, काइंड ऑफ स्टेबल हो। तो देखो, क्रिप्टो करेंसी का क्या क्या चीज है जो क्रिप्टो करेंसी को अनस्टेबल बनाता है, वो वॉलेटाइल क्यों है? क्योंकि उसके पीछे कोई बैक्ड एसेट नहीं है। बात समझ आ रही है? उसके पीछे कोई बैक्ड एसेट नहीं है। वो क्यों, कैसे बना है? उसकी वैल्यू किस चीज पे डिटरमाइन करती है? आपकी क्रिप्टो करेंसी की, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन करती है आपकी एल्गोरिदम पे। ठीक है, आपकी माइनिंग पे। ठीक है, कि आप किस तरीके से कोडिंग कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, मतलब जिस तरीके से आपका कोडिंग माइनिंग होगा, मतलब जिस तरीके से, तो उसके हिसाब से क्रिप्टो की वैल्यू डिटरमाइन होती है। ठीक है, एल्गोरिथमिक बेस्ड उसकी वैल्यू है, उसके पीछे कोई एसेट नहीं है। तो ये बहुत वॉलेटाइल है, हो सकता है कि बहुत जल्दी मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसी ने सॉल्व कर दी तो उसकी क्रिप्टो की रेट प्राइसेस ज्यादा हो गए, किसी ने नहीं सॉल्व कर पाया तो वो वैसे हो गया। तो मतलब बेस्ड ऑन योर वैल्यूज, वैल्यू इसकी किस पे है? आपकी एल्गोरिथमिक मैथमेटिक कैलकुलेशन पे इसकी है, तो ये वॉलेटाइल इन नेचर है। तो आज की डेट में गवर्नमेंट्स को एक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट चाहिए था जिससे वो वॉलेटाइल ना हो बट वो स्टेबल भी हो। ठीक है, तो यहीं पे एक नया कॉन्सेप्ट आया स्टेबल कॉइन्स का। ठीक है, स्टेबल कॉइन का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑफर द बेनिफिट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, स्पीड, सिक्योरिटी, बॉर्डरलेस, बट स्टेबिलिटी विद ट्रेडिशनल एसेट लाइक डिजिटल। आपका एसेट्स लाइक गोल्ड सिल्वर जैसे होते हैं, उसकी तरह उसको एसेट होता है। अब सिंपल लाइन में समझो, व्हाट आर स्टेबल कॉइन्स? वर्ड है स्टेबल। ठीक है, ये एक ऐसे कॉइन्स है पीछे जिसके पीछे इसकी वैल्यू एसेट से डिटरमाइन होगी। ठीक है, अब ये एसेट कुछ भी हो सकता है, ये एसेट कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे वेरियस हो सकते हैं। जैसे फियाट कोलेटरलाइज्ड हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई करेंसी के ऊपर उसकी वैल्यू डिटरमाइन करेगी, मतलब डॉलर के ऊपर उसकी वैल्यू डिटरमाइन, जैसे डॉलर ऊपर जाएगा तो आपके स्टेबल कॉइन की
पैसा ज्यादा हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे डॉलर कम हुआ तो आपका कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो मतलब कोलेटरलाइज, फियाट कोलेटरलाइज। एक होता है दूसरा क्रिप्टो कोलेटरलाइज्ड, ठीक है। तो backed by the other cryptocurrency require over the collateralization to handle price fluctuation of the backing asset। तो ऐसा एक एग्जांपल है DAI। एक है एल्गोरिदमिक आपका स्टेबल कॉइंस। तो कहीं ना कहीं आपको बस इतना समझना है कि जितने भी ये कॉइन्स है स्टेबल कॉइन्स, इसके पीछे एक कोई ना कोई सब्सटेंशियल एसेट होगा, सब्सटेंशियल कोई एसेट होगा जिससे वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी, उसकी प्राइस वैल्यू उसके उससे डिटरमाइन करेगी। सो प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर करता है, फास्टर ट्रांजेक्शन, ग्लोबल पेमेंट्स एंड DFI इंटीग्रेशन। ठीक है, स्टेबल कॉइन्स आर दी, क्या है स्टेबल कॉइन्स? स्टेबल कॉइन्स आर दी क्रिप्टो करेंसीज designed to minimize the price volatility by pegging their market value to the stable external asset like fiat currency, like US dollar, or a commodity. They combine the speed of digital asset with the stability of traditional money. So this is the concept of stable coin. So how stable coin is different from our CBDC? सवाल ये उठता है कि भैया CBDC और स्टेबल कॉइन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, सो स्टेबल कॉइन कहीं ना कहीं एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, बट CBDC आपका क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ठीक है, ये बात समझिए आप। स्टेबल कॉइन अपने आप में क्रिप्टो करेंसी है, बट वो एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो कोई ना कोई एसेट से वैल्यू डिराइव हो रही है। बट CBDC अपने आप में करेंसी है, एक पैसा है, एक कैश है। ठीक है, तो CBDC इज अ करेंसी, इज अ प्योर करेंसी, बट स्टेबल कॉइन्स इज अ क्रिप्टो करेंसी। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मजा आएगा। विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2023 का क्वेश्चन। इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग US डॉलर एंड स्विफ्ट सिस्टम। मतलब हम इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं डिजिटल करेंसी के अंदर, हम जिसमें हमें US डॉलर का भी यूज ना करना पड़े और स्विफ्ट सिस्टम का भी यूज ना करना पड़े। सवाल उठता है कि स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है? ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको बेसिक पता हो स्विफ्ट सिस्टम क्या है, तो आप ये कर सकते हो कि हाँ भाई, हम पेमेंट तो बना सकते हैं डिजिटल करेंसी, और यही इसका मेन फंक्शन है कि ये किस आज की जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, ऑटोनोमस कॉन्सेप्ट है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, किसी के पे डिपेंडेंसी नहीं है उस पे। तो इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग US डॉलर एंड स्विफ्ट सिस्टम। यस, यही इसका फीचर है, इसीलिए ये आया है। मैं आपको इसके बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा प्रोजेक्ट एम ब्रिज का, जिससे आप इस बात को और अच्छी तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच एज टाइम फ्रेम फॉर द स्पेंडिंग इट। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। मैंने एक आपको बोला था कि मैं आपको एक बताऊंगा प्रोग्रामेबल मनी क्या होता है। डिजिटल करेंसी का एक फीचर है, आप ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया था एक ई रूपी, ठीक है, और एक आपको मैंने बताया था ई रूपी। ठीक है, आप समझो इस बात को। ई रूपी इज अ प्रोग्रामेबल मनी। ठीक है, मतलब आपने एक प्रोग्राम दे दिया उसको। प्रोग्रामेबल मतलब आपने एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम बता दिया, आपने स्पेसिफिक खर्चा बता दिया कि आपको यहाँ पे फूड पे लगाना है। ठीक है, इट्स अ प्रोग्रामेबल मनी, आपने प्रोग्राम डाल दिया। ठीक है, ये ई रूपी का फीचर होता है, मतलब आपके वाउचर्स का फीचर होता है। क्लियर है? बट ई रूपी के अंदर भी ये प्रोग्रामेबल फीचर है। आप बात समझ रहे हो मेरी? मतलब आप ई रूपी को भी, मतलब आपकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को भी प्रोग्रामेबल या प्रोग्राम्ड कर सकते हो कि आपको ये पर्टिकुलर ई रूपी, ये डिजिटल करेंसी इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर इस पर्टिकुलर इंटेंशन से खर्चना पड़ेगा। यही फीचर है ई रूपी का। जो ई रूपी का मतलब इसमें ये वाला फीचर भी है, बट ई रूपी का मतलब ये वाउचर वाला फीचर इसमें नहीं है। मतलब बेसिकली ई रूपी इज अ प्रोग्रामेबल मनी, also e-rupee is also a programmable money, both are the programmable money. So how they are different with each other? डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि ये वाउचर है, ये अपने आप में एक करेंसी है। बस ये फर्क है कि इतना ही दिमाग में रखना है कि इसको भी प्रोग्राम्ड किया जा सकता है। सो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। सो आंसर होगा बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। अब कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से, अब मजे आएंगे आपको एकदम अलग से। स्विफ्ट सिस्टम, USD dollar, one of the major geopolitical and economic motivation for the countries to develop central bank digital currency is to create payment rails that are independent of traditional SWIFT system and the US dollar. ठीक है, programmability, CBDC can be programmable money. This means the central bank encodes specific logic or rules into the currency using smart contracts. क्लियर है? सवाल उठता है ये स्विफ्ट सिस्टम क्या है? ठीक है, यहां से सवाल उठता है स्विफ्ट सिस्टम क्या है? ठीक है, ध्यान से समझना।
सबसे पहले मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, फिर हम थोड़ी लैंग्वेज में समझते हैं कि ये थोड़ा क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल समझो। स्विफ्ट सिस्टम को मैं बोलता हूँ, मैं मेरी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, क्योंकि मैंने इंटरनल सिक्योरिटी के भी कोर्स करवाया है, तो मैं उसकी लैंग्वेज में बोलूँ तो ये है लेजिट हवाला। इसको मैं बोलता हूँ लेजिट हवाला। लेजिट माने लीगल हवाला। ठीक है, ये हवाला ही है, कुछ नहीं है स्विफ्ट सिस्टम। ठीक है, स्विफ्ट की फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये वर्ड यूज इंपॉर्टेंट है, टेलीकम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या स्विफ्ट सिस्टम अपने आप में एक बैंक है? तो आंसर होगा नो। यहाँ पे लोग बहुत गलत समझते हैं। ठीक है, स्विफ्ट सिस्टम अपने आप में कोई भी बैंक नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक टेलीकम्युनिकेशन है। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब ये सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप है, मतलब व्हाट्सएप कह सकते हो आप। द व्हाट्सएप फॉर बैंक्स, बैंक्स का व्हाट्सएप है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डील हुई है, एग्जाम्पल हमारी यूरोप में यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ डील हुई है। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन से हम कोई कोई कमोडिटी ले रहे हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ भी डिफेंस सेक्टर का, हम मान लो कि कोई फाइटर ले रहे हैं, एग्जाम्पल फाइटर ले रहे हैं। ओके, ठीक है, अब इस फाइटर की हम किस तरीके से पेमेंट करेंगे? तो पेमेंट होगी थ्रू स्विफ्ट सिस्टम। ठीक है, स्विफ्ट का मतलब ये होता है कि यहां से सिर्फ एक मैसेज जाएगा। ठीक है, सेंडर लाइक इन इंडिया इनिशिएट द पेमेंट फॉर द इंपोर्ट्स, सेंडर्स बैंक क्रिएट अ स्विफ्ट मैसेज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, किसको? स्विफ्ट नेटवर्क में जाएगा, फिर रिसीवर मनी के पास जाएगा और एक डिकोड मैसेज जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं जिस बैंक, दो बैंक है, बैंक ए और बैंक बी। ठीक है, एक यूरोपियन यूनियन का बैंक है और एक इंडिया का बैंक है। ठीक है, पैसा हमें यहां से यहां भेजना है तो डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, थ्रू स्विफ्ट सिस्टम भेजेंगे। स्विफ्ट सिस्टम में कमांड जाएगी कि भैया हमें यूरोपियन यूनियन में पैसा जाना है। ठीक है, इधर का ये इसको कोड भेजेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन है, सिंपल कम्युनिकेशन है। स्विफ्ट सिस्टम इज अ टेली कम्युनिकेशन फीचर, बस इतना दिमाग में रखना है। क्लियर? अब इसको एक बार समझो बेसिक। हेडक्वार्टर है इसका बेल्जियम में, फाउंडर 1973, लीगल स्ट्रक्चर है कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ओन्ड बाय इट्स ओन मेंबर बैंक, नॉट ओन्ड बाय अ सिंगल कंट्री। इट डज नॉट होल्ड फंड, इसके पास कोई फंड नहीं होते, कोई अकाउंट्स मैनेज नहीं करता। ये सिर्फ एक मैसेजिंग है, एक टेलीग्राम है, एक व्हाट्सएप है। ठीक है, इट इज ओवरसीन बाय द G20 सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग यूएस फेडरल रिजर्व, ईसीबी, बैंक्स ऑफ जापान, विद द नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम एक्टिंग एज अ लीड ओवरसीयर। ठीक है, की आइडेंटिफायर लाइक बीआईसी, बैंक आइडेंटिफायर, ये कोड छोड़ दो आप। ठीक है, connects with the 11,000 financial institution and 200 plus countries and territories. ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मेजर इंडियन बैंक्स आर मेंबर एंड द की यूजर्स ऑफ द ट्रेड एंड द रेमिटेंस, फॉर द ट्रेड एंड रेमिटेंस। सो स्विफ्ट इज अ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ऐसा समझो। हवाला में जैसे होता है कि हवाला खुद कोई पैसा लेके नहीं बैठा होता, हवाला इधर का पैसा इधर करता है, इधर का पैसा इधर करता है। हवाला सिर्फ एक बीच में माध्यम है, एक जस्ट मीडिएटर है जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवा रहा है। वैसा ही होता है स्विफ्ट सिस्टम। अब सवाल क्या है, प्रॉब्लम क्या है? स्विफ्ट सिस्टम में एक इशू देखा गया कि स्विफ्ट सिस्टम, आप यहां से अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो इसमें G10 सेंट्रल बैंक, मतलब जी जो टॉप मोस्ट कंट्रीज है उनके सेंट्रल बैंक्स का बोलबाला है। ठीक है, जैसे यूएस फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ जापान। अब छोटी कंट्रीज के साथ कई बार है ना ये, या फिर इनको ये वेस्टर्न कंट्रीज जो है उसका यहाँ पे बोलबाला है स्विफ्ट सिस्टम में, वेस्टर्न कंट्रीज का मोस्टली, क्योंकि इसी सेंट्रल बैंक्स में वेस्टर्न कंट्रीज आपको टॉप मोस्ट में दिखेगी G10 के अंदर। क्लियर? तो वेस्ट क्या करता है, जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है उसके हिसाब से स्विफ्ट सिस्टम बंद करवा देता है उस कंट्री के लिए। फॉर एग्जांपल रशिया, रशिया वर्सेस यूक्रेन जब चल रहा था तो रशिया का स्विफ्ट सिस्टम जो है उसका अकाउंट बंद करवा दिया कि अब आप स्विफ्ट सिस्टम का यूज करके कोई भी ना ट्रांजेक्शन ले सकते, आप अपना ऑयल बेच रहे हो या फिर आपको कोई ट्रांजेक्शन ना मिलेगा ना आपको ट्रांजेक्शन कर सकते हो, स्विफ्ट सिस्टम बंद कर दिया इन्होंने। तो अब कंट्रीज ऑल्टरनेट ढूंढ रही है। ठीक है, स्विफ्ट सिस्टम का ऑल्टरनेट ढूंढा जा रहा है, और उसी का एक ऑल्टरनेट है जो स्विफ्ट किलर कहा जाता है उसको, प्रोजेक्ट एम ब्रिज। प्रोजेक्ट एम ब्रिज क्या है? ये बीआईएस इनोवेशन हब, ठीक है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का ये फीचर है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है? इट इज अ मल्टी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये सेम आपका स्विफ्ट की तरह काम करता है। अलाउज सेंट्रल बैंक टू सेटल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट डायरेक्टली विद ईच अदर, कंप्लीटली बाईपासिंग द यूएस डॉलर एंड वेस्टर्न कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग सिस्टम। कौन है इस क्लब के अंदर? अभी जैसे चाइना है, यूएई है, थाईलैंड है, हांगकांग है, सऊदी अरब है, और इंडिया भी सोच रहा है कि वो इसका प्रोजेक्ट एम ब्रिज का पार्ट बने। सो इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन द बीआईएस इनोवेशन हब एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट एंड द सेंट्रल बैंक्स। मतलब कहीं ना कहीं बीआईएस इनोवेशन हब एंड सेंट्रल बैंक्स के बीच में
ये एक नया प्रोजेक्ट एम ब्रिज, एक प्रोजेक्ट है एम ब्रिज, ब्रिज बिटवीन बीआईएस एंड द सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक्स है जो अभी तक इन्होंने ज्वाइन कर लिए, चाइना, यूएई, थाईलैंड, हांगकांग। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट एम ब्रिज। प्रोजेक्ट एम ब्रिज इज अ साइलेंट किलर और अ स्विफ्ट किलर प्रोटोटाइप, ये बात याद रखना। ठीक है, तो स्विफ्ट सिस्टम आपको समझ आ गया होगा और आपको प्रोजेक्ट एम ब्रिज भी क्लियर होगा। ये सब करंट अफेयर्स है, बट इनको आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझोगे तभी मजे आएंगे, नहीं तो आप इनको सिलोज में रटोगे कि यार प्रोजेक्ट एम ब्रिज इज इक्वल टू ये, अब आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे कि प्रोजेक्ट एम ब्रिज क्या है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आई होप आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू डिजिटल रूपी 2024 का क्वेश्चन। इट इज अ सॉवरेन करेंसी issued by Central Bank of India in alignment with its monetary policy. Yes, this statement is correct. हमें पता है। It appears as a liability on the RBI's balance sheet. चलो इस पे बात करते हैं। It is insured against the inflation by its very design. इसका डिजाइन ही ऐसा है कि ये इन्फ्लेशन से बच सकता है। ठीक है, इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। ठीक है, तो फोर्थ तो सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ तो बिल्कुल सही है। अब समझो बात को, अब ध्यान से समझो बात को। इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन दी आरबीआई बैलेंस शीट। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी डिजिटल रूपी का क्वेश्चन आए तो आप उसको कैश की तरह सोचो। ठीक है, अब सोचो कि क्या कैश, जो कैश है, जो करेंसी हम यूज कर रहे हैं, वो आरबीआई की लाइबिलिटी है। यस, आप लोग पढ़ते हो, करेंसी का फीचर पढ़ते हो, तो ये आरबीआई की बैलेंस शीट का ये लाइबिलिटी है उसको। ठीक है, क्योंकि उसने कैश जो है वो सर्कुलेट कर दिया है, अब उसकी लाइबिलिटी है काइंड ऑफ, ये लाइबिलिटी। मैं भी आपको आरबीआई की बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा क्योंकि यूपीएससी का यहां तक भी इंटरेस्ट हो गया है। सो इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई। तो कैश भी अगर लाइबिलिटी है तो आरबीआई का डिजिटल रूपी भी लाइबिलिटी होगा। यस, दिस इज द राइट। अब मुझे बताओ, क्या आपका जो आपके पास पैसा है, रोकड़ा है आपके पास, ठीक है, क्या वो इन्फ्लेशन से आपको बचाता है क्या? मुझे ये बताओ। नो, नहीं। महंगाई में आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो वैसा ही है, सिर्फ डिजिटल रुपी के साथ भी वही होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो थर्ड अगर रॉन्ग होगा, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड सही है, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। सो आपको क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, रट्टे मत मारना। लोग अब रट लेते हैं कि यस इट नॉट इंश्योर्ड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। व्हाई इट इज नॉट इंश्योर्ड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन? दिस इज द बेसिक फंडामेंटल यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, तो द स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। ठीक है, आरबीआई की बैलेंस शीट में होगा। ठीक है, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, डिजिटल रूपी सिंपली अ डिजिटल फॉर्म ऑफ फियाट करेंसी, ये उसका डिजिटल फॉर्म ही है। इट्स नॉट एन एसेट लाइक अ गोल्ड और डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी विद अ फिक्स्ड सप्लाई कैप। Therefore, it is subject to same inflationary pressure as a physical cash. It does not have any built-in insurance against the inflation. Statement 4 is correct. Is a key feature of digital rupee is the fungibility. Fungibility का मतलब होता है convertibility. ठीक है, वो डिजिटल रूपी फंजिबल है। फंजिबल का मतलब होता है freely convertible against the commercial bank money and the physical cash at the ratio 1:1. 1:1 मतलब जितना दोगे उतना ही मिलेगा, कोई भी कम ज्यादा कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो। ठीक है, सो अब समझते हैं आरबीआई की बैलेंस शीट। यूपीएससी का फ्यूचर क्वेश्चन यहां से हो सकता है। आपको पता होना चाहिए आरबीआई की बैलेंस शीट में क्या क्या होता है। लाइबिलिटीज उसकी क्या होती है, जो उन्होंने नोट इशू किए, तो आप जो भी, चाहे डिजिटल करेंसी हो चाहे वो हमारा फिजिकल कैश हो, ऑल आर लाइबिलिटीज फॉर दी आरबीआई। जो डिपॉजिट्स है, बैंक के सीआरआर है, वर्किंग बैलेंसेज है, डिपॉजिट्स है, वो भी उसकी लाइबिलिटी है। रिजर्व्स अदर देन लाइबिलिटीज, कंटीजेंसी फंड, सीजीआरए, ठीक है, अनरियलाइज, इन सबको भी मैं आगे एपिसोड में डिस्कस करूंगा। सो बट इतना समझो कि ये भी कहीं ना कहीं रिजर्व्स जो है अदर देन लाइबिलिटी, वो भी उसकी लाइबिलिटी है। एसेट्स क्या है, आरबीआई के एसेट क्या है? गोल्ड। ठीक है, लोन्स टू द बैंक, बैंक को जो लोन दिए गए हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसका इन्वेस्टमेंट है, उसका एसेट है, फॉरेन करेंसी उसका एसेट है, वही उसका एसेट। तो ये चार एसेट याद रखो, बाकी सब आरबीआई की लाइबिलिटीज ही है। अब सवाल उठता है, यहाँ पे वर्ड दिया नोट इश्यूड बाय द आरबीआई। कुछ ऐसे नोट है, जैसे ₹1 का नोट है, वो आपका आरबीआई इशू नहीं करता। इसका मतलब अगर यूपीएससी ये पूछ ले कि ₹1 का नोट जो है, ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग ₹1 नोट, ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ कॉइन्स निकालता है या कुछ ₹1 नोट निकालता है, तो क्या वो भी आरबीआई की लाइबिलिटी है? तो सवाल उठता है नो, नो, नो। ये बात याद रखना, लाइबिलिटी आरबीआई की क्या होगी, जो उसने इशू किए नोट्स, ये बात याद रखना। यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। कई बार आपको ओनली वन ओनली टू में 3-4 दे देगा, इंक्लूडिंग ₹1 को नोट। ठीक है, ₹1 नोट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी लाइबिलिटीज इन दी बैलेंस शीट ऑफ द आरबीआई, इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा।
ठीक है, उसमें 1 2 3 4 दे देगा, इसमें एक दे देगा 1 रुपी नोट, ठीक है, 500 रुपीज नोट, ठीक है, तो 1 रुपी नोट नहीं होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, तो वो उनकी लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है, नॉट आरबीआई। ये बात आपको याद रखनी है यहां से, इसलिए कहता हूं बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ो कॉन्सेप्ट को, कभी रटने की जरूरत नहीं है। चलो अब एक नए कॉन्सेप्ट में जाते हैं, मनी सप्लाई के सिस्टम में। देखो, इस कॉन्सेप्ट को आने से पहले, क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताता हूं मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई, ठीक है, आपकी जो भी मनी सप्लाई है आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसको देखने के 4 तरीके हैं। बात समझ आ रही है? उसको देखने के, उस मनी सप्लाई को समझने के लिए, उसको मेजर करने के लिए 4 कॉन्सेप्ट्स है, M1, M2, M3, M4। ठीक है, अब आप किस कॉन्सेप्ट से मनी सप्लाई को देख रहे हो, वो डिटरमाइन करती है कि एग्जैक्टली मनी सप्लाई क्या है आपकी कंट्री की। बात समझ रहे हो? दीज आर जस्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, जैसे हम लोगों को देखने के सोसाइटी में डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। किसी के लिए कोई इंसान फेलियर हो सकता है, किसी के लिए वो इंसान स्ट्रगलर हो सकता है, किसी के लिए वो इंसान बहुत ज्यादा जो है वो स्टेबल हो सकता है। सो जस्ट लुकिंग एट द वन पर्सन, देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लाइकवाइज फॉर द मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट वुड बी सेम, कि आपका M1, M2, M3, M4 आर जस्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ हाउ यू आर लुकिंग एट द मनी सप्लाई। सो नाउ अब हम क्वेश्चन करते हैं, द सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ब्रॉड मनी इन इंडिया। इनमें से ब्रॉड मनी क्या है? ठीक है, ब्रॉड मनी क्या है, तो सवाल उठता है नैरो मनी क्या है। तो हमें पता है कि M1 and M2 are the narrow money, whereas M3 and M4 are the broad money. Why they are broad money? Because they covers, ठीक है, in the very formula they covers the more money, the types of money, that's why they are broader in nature. तो हमें देखना है कि M3 and M4 कहां कहां पे दिए हुए हैं, वही हमारा आंसर होगा। करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। मतलब M4 का कॉन्सेप्ट तो उसने देखा ही नहीं है। अगर M4 होता तो कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस की बात होती, तो M4 छोड़ दो, सिर्फ M3 को देखो, यहाँ पे M3 का क्या है, वही ब्रॉड मनी है आपका। ठीक है, सो करेंसी विद द पब्लिक, ये आपका M1 में भी होता है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, डिमांड यस M1 में होता है। टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ये M3 में होता है। ठीक है, तो मतलब M1 में जो है वो भी M3 में, ये भी M3 में। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये भी आपका M1 में होता है, तो M1 में है मतलब M3 में भी है। सो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4 ऑल आर ब्रॉड मनी इन इंडिया। ठीक है, सो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर मैं इनको डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट समझा देता हूं। ठीक है, डिपॉजिट होते हैं दो तरीके के, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट। देखो यहाँ पे वर्ड दिए गए, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, इसको समझ लो। डिमांड डिपॉजिट मतलब वो बोलते हैं ना कि खरा रोकड़ा, खरा रोकड़ा मतलब एकदम जैसे मांगा वैसे ही मिल गया। मतलब ऐसा रोकड़ा कि जैसे आपने मांगा, ठीक है, और आपको मिल गया। वो कैसे होता है? करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट। ठीक है, हाईली लिक्विड। डिमांड डिपॉजिट जैसे मांगोगे वैसे मिल जाएगा, हाईली लिक्विड फॉर द डेली ट्रांजेक्शन, नो लॉक इन पीरियड, विद्रॉ ऑन डिमांड, लोअर इंटरेस्ट रेट मिलता है क्योंकि भैया आपको पैसा चाहिए तो वैसा, एंड यूज फॉर द पेमेंट एंड स्पीडिंग। तो मतलब डिमांड डिपॉजिट इज ऑलवेज हाईली लिक्विड मनी। ठीक है, अब डिमांड डिपॉजिट में भी दो चीज होती है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो करंट अकाउंट इज मोर लिक्विड देन दी सेविंग अकाउंट। सो दिस इज द टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, लेस लिक्विड इन नेचर। ठीक है, इसमें मेच्योरिटी पे ही आपको विड्रॉ कर सकते हो, हायर इंटरेस्ट रेट में मिलता है बिकॉज आप लॉक इन पीरियड इसमें फिक्स करते हो। ठीक है, दिस इज अ बेसिक डिफरेंस, आई होप ये आपको पता होगा। फिर एक क्वेश्चन 2002 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द ब्रॉड मनी M3 इन इंडिया? करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, टाइम डिपॉजिट विद बैंक। तो करेंसी भी है। ठीक है, डायरेक्ट M3 पे पूछ गया, पहले भी इनडायरेक्टली M3 पे क्वेश्चन था, फिर भी M3 पे पूछा है, तो तीनों होगा, आंसर होगा 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको M1 M2 3 समझ आ गए होंगे। अब समझो क्वेश्चन क्या पूछा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एसेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी पे क्वेश्चन पूछा है, इनमें किसकी लिक्विडिटी ज्यादा है? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, जब भी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे ना, तो हमेशा एक डायग्राम बना लो इस तरीके से। डिक्रीजिंग ऑर्डर है मतलब इस तरीके से कुछ होगा। ठीक है, डिक्रीज कर रहा होगा लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी किसकी होगी? हाई लिक्विडिटी होता है करेंसी, रोकड़ा। रोकड़ा से लिक्विड तो कुछ नहीं है। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले होगा 4। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट, दो तो अपने आप ही कट गए। सबसे कम क्या होगा? सबसे कम होगा आपका सेविंग टाइम वाला। ठीक है, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, तो 2 होगा लास्ट में। सो आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बीच वाले मेरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे पता है कि भैया करेंसी सबसे ज्यादा अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो सबसे हाई लिक्विडिटी किसकी है? रोकड़े की है अपने।
उसके बाद लास्ट में टाइम डिपॉजिट होगा जिसकी कम लिक्विडिटी होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब समझो नैरो मनी, ब्रॉड मनी, लिक्विड मनी एंड लेस लिक्विड मनी, ये सब समझो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है 2 मिनट में। आरबीआई का मॉनेटरी एग्रीगेट होता है, नैरो होता है, ब्रॉड होता है M3। ठीक है, तो पहले नैरो मनी M1 और ब्रॉड मनी M3, कुछ नहीं है। करेंसी विद द पब्लिक, ठीक है, M1 में होता है। डिमांड डिपॉजिट, ओनली डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स करंट एंड सेविंग अकाउंट एंड अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, दीज ऑल कम्स अंडर द M1। M3 में क्या होता है, M1 तो है ही, उसके अलावा टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स ये इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो नैरो मनी हमेशा याद रखना, नैरो मनी वैसे नैरो होगा क्योंकि इसमें कम मनी सप्लाई आपको दिखेगी हमेशा, क्योंकि इसमें कम इंग्रेडिएंट्स है, ऐसे समझो, मैं लेस कंपोनेंट्स है, बट इट इज मोस्ट लिक्विड। ठीक है, ये बात याद रखना। तो अगर मैं लिक्विडिटी फॉर्म में देखूं M1 M2 को, M1 M2 M3 एंड M4, तो सबसे ज्यादा हाईली लिक्विड होगा ऐसे, हाई लिक्विडिटी, उससे कम लिक्विडिटी, उससे कम लिक्विडिटी, उससे कम लिक्विडिटी, M1 इज मोस्ट लिक्विड। ठीक है, बट अगर मैं नैरो और ब्रॉड के सेंस में देखूं तो दिस इज नैरो मनी एंड दिस इज अ ब्रॉड मनी। M3 M4 इज अ ब्रॉड मनी, M1 M2 इज अ नैरो मनी। ये आप रिलेटिवली समझ सकते हो। क्लियर? So M2 includes all component of M1, saving deposit with the post office। तो पोस्ट ऑफिस वाला M2 M4 में ही होता है, और ऑल डिपॉजिट आ जाता है इसके अंदर आपका M4 के अंदर। बेसिक सिंपल है, बस 2 और 4 को हमेशा पोस्ट ऑफिस समझो। पहले 2 के अंदर थोड़ा सेविंग डिपॉजिट आ जाएगा, 4 के अंदर सारी डिपॉजिट आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही M1 के अंदर पहले आपका डिमांड डिपॉजिट आएगा, इसके अंदर आपका ओल्ड डिपॉजिट आ जाएगा M3 के अंदर। ठीक है, आप इतना दिमाग में रखना है। अब क्वेश्चन इसको समझो, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। इफ यू विड्रॉ 1 लाख, ठीक है, 1 लाख इन अ कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, आप डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से पैसे निकलवाते हो एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, आपकी मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप मनी सप्लाई को अगर M1 M2 को देखते हो, M1 M2 M3 M4, ठीक है, उन सब फॉर्मूले के अंदर आपका करेंसी हेल्ड इन द पब्लिक, ठीक है, और डिपॉजिट विद द बैंक कहीं ना कहीं इंक्लूड ही है, ऑलरेडी इंक्लूड है। तो आपका टू लीव इट अनचेंज्ड मतलब ना तो रिड्यूस होगा, ठीक है, ना इंक्रीज होगा, ना इंक्रीज और होगा। ठीक है, इट्स टू लीव इट अनचेंज मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये जस्ट इधर से इधर किया। इसको इस डायग्रामेटिक तरीके से समझो। इमीडिएट इफेक्ट ऑन द कैश विड्रॉल ऑन द एग्रीगेट मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? बिफोर विड्रॉल क्या था, आपके डिमांड डिपॉजिट में 1 लाख रुपए थे, करेंसी थी एक तरफ, ठीक है, मनी इन द बैंकिंग सिस्टम काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है, ट्रांजेक्शन किया 1 लाख, मूव फ्रॉम द बैंक टू यू। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, बट करेंसी विद हेल्ड पब्लिक इंक्रीज हो गया 1 लाख रुपीज। टोटल मनी सप्लाई में क्या फर्क पड़ा M1 M3 के पर्सपेक्टिव से? डिमांड डिपॉजिट करेंसी दोनों बराबर, नेट इफेक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। आपको इतना ही दिमाग में रखना है, क्योंकि फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो कुछ भी है ही नहीं, मतलब मनी सप्लाई में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, आपने बस फॉर्म चेंज की है। डिमांड डिपॉजिट से मतलब जो डिपॉजिट था उसको रोकड़ा लेके आ गए, उससे कोई भी आपकी मनी सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आता है एक कॉन्सेप्ट मनी मल्टीप्लायर का, बड़ा ही गजब का कॉन्सेप्ट। मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपका मनी मल्टीप्लाई कब होगा? ठीक है, और बढ़ेगा, वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, इनमें से कौन सा ऐसा कोई फीचर हो जाए जिससे आपका मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाएगा? अगर आपका कैश रिजर्व रेशियो बढ़ता है, ठीक है, आपका बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन बढ़ जाती है, इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री से कोई डिपेंड नहीं करता। अगर मान लो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बढ़ जाती है बट वो बैंकिंग हैबिट ही नहीं है उसको, ठीक है, बैंक में पैसा ही नहीं डाल रही, तो जब बैंक में पैसा ही नहीं डालेगी तो कैसे वो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, मतलब वो बढ़ेगा कैसे? मनी मल्टीप्लायर के लिए बेसिक चीज होती है बैंक। ठीक है, कि बैंक के पास रोकड़ा आए, ठीक है, बैंक के पास अगर जितना रोकड़ा आएगा, जितना पैसा आएगा, उतना ही तो वो उसको मल्टीप्लाई कर पाएगा, मल्टीप्लाई लैंड कर करके मल्टीप्लाई कर पाएगा। ठीक है, तो अगर उसके पास पैसा ही नहीं आएगा तो वो कैसे लैंड करेगा? तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनता बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैंक में जाके उसको पैसा जमा कर रहे हैं। हो सकता है पॉपुलेशन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बैंकिंग डिपॉजिट से, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बढ़ जाता है, ठीक है, और कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाता है, दोनों ही बढ़ जाता है, ये दोनों ही रिजर्व है। ठीक है, ये मतलब बैंक को कहीं ना कहीं अपना पैसा रिजर्व या तो अपने वॉल्ट में रखना पड़ता है या आरबीआई के साथ रखना पड़ता है। अगर वो जितना पैसा अपने पास रखेगी या फिर आरबीआई के पास रखेगी तो वो उतना ही कम लैंड कर पाएगी, वो लैंड भी कम कर पाएगी, लैंड ही कम कर पाएगी
तो वो मनी मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाएगा। तो अगर मनी मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ये भी फीचर नहीं होंगे, तो ऑप्शन ए एंड सी ये भी नहीं होगा। सो आंसर होगा ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन वो डिटरमाइन कि आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कौन करेगा, 21 दिन में पैसा डबल कौन करेगा, बात समझ आ रही है, 21 दिन में वो कंपनी डबल करेगी। वो कौन सी मूवी है यार, मूवी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं भूल गया वो कौन, अजय, ये कौन है आपका, अक्षय कुमार वाली मूवी है ना, तो उसके अंदर वो 21 दिन में पैसे का डबल, ठीक है, तो 21 दिन में पैसे डबल, तो ये मल्टीप्लायर कर कौन रहा है, उसमें वो कंपनी थी, ठीक है, वो विपाशा बासु वाली, ठीक है, बट यहाँ पे बैंक है तो वो मल्टीप्लाई करेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन होना चाहिए, तभी रोकड़ा बैंक के पास जाएगा, तभी वो मल्टीप्लाई हो पाएगा। सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने फिर 2021 में पूछा है। बिफोर मूविंग टू डेथ क्वेश्चन, पहले इस मैजिक ऑफ मनी मल्टीप्लायर की स्टोरी को समझो। होता क्या एग्जैक्टली, मान लो 100 रुपए आपकी इकोनॉमी के अंदर, रियल कैश 100 रुपीज, एक 100 रुपए कैसे 1000 रुपए बन जाता है उसकी कहानी को समझो। 100 से 1000 बनने की कहानी, मतलब कैसे 21 दिन में पैसे आप यहाँ पे 10 गुना हो रहे हैं, ठीक है, इसको समझो। अगर आपने 100 रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाले, 100 रुपीज बैंक ए में डाला, होगा क्या, ठीक है, कि बैंक क्या करेगा, उस 100 में से 10% अपने रिजर्व में रख लेगा, 10 रुपए। 90 रुपए क्या होगा, उसके पास कोई लोन लेना आएगा, जैसे राजू आया, ठीक है, तो राजू को दे देगा 90 रुपए, 90 रुपीज, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो अब हमारे टोटल मनी सप्लाई कितनी होगी, ठीक है, 100 रुपीज से शुरू हुई थी, टोटल अब 190 होगी, कि 90, 100 उसके दिखा रहे हैं, उसके स्टेटमेंट में अभी भी दिखा रहा है कि भैया 100 रुपीज उसने डिपॉजिट कर रखे हैं, तो उसके स्टेटमेंट में 100 रुपीज भी है, और इसको 90 रुपए भी मिल गए, तो 190 हो गई मनी सप्लाई, मतलब ये 100 रुपीज 190 हो गया, जस्ट पासिंग थ्रू वन, एक साइकिल कंप्लीट होते ही आपका 190 हो गया। अब इस 190 का देखो कैसे होता है, ठीक है, अब राजू ने शॉपकीपर को पैसे दिए, ठीक है, 90 रुपीज, राजू के पास 90 रुपीज थे, शॉपकीपर को दिए, ठीक है, अब शॉपकीपर ने दिए तो शॉपकीपर ने अपने बैंक में डलवा दिए, ठीक है, 90 रुपीज। अब 90 रुपीज जब उसने डलवाए तो 9 रुपए 10% रिजर्व रखा वॉल्ट के अंदर अपने बैंक ने, और 81 रुपीज बैंक अब लैंड कर सकता है प्रिया को, तो प्रिया को 81 कैश दे दिया। अब टोटल मनी सप्लाई कितनी हुई, 271। बात समझ आ रही है, सिर्फ 100 रुपीज के नोट से आपके 271 रुपीज हो गए, इसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। बात समझ आ रही है, ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आगे से आगे लोग पैसा जमा कर रहे हैं बैंक के, मतलब एक पैसा जमा हो रहा है बैंक से बैंक, आगे से आगे बैंक पैसा जमा हो रहा है, और उसी के कारण बैंक आगे पैसा लैंड भी कर पा रहा है। तो ये धीरे 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 ऐसी साइकिल चलती रहेगी, आगे प्रिया से आगे जाएगी, ऐसे करते 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 ये 100 रुपीज कब 1000 हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो इसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। द सेम कैश इज लेंट डिपॉजिटेड मेनी टाइम्स मल्टीप्लाइंग द टोटल मनी इन द इकोनॉमी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, उसके एक्यूरेट फॉर्मूला यहाँ पे दिए हुए हैं। मनी मल्टीप्लायर के डिटर्मिनेंट्स क्या है, मतलब कौन सी चीज डिटरमाइन करेगी कि आपका मल्टीप्लायर इकोनॉमी में होगा या नहीं होगा, उसके दो ही फीचर है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो एंड रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। बहुत ही सिंपल, ठीक है, दिखने में डरावने बट सबसे सिंपल। चलो कुछ मत करो, करेंसी के आगे 1 नंबर लगा दो, और डिपॉजिट के आगे 2 नंबर लगा दो, रिजर्व के आगे 1 नंबर लगा दो, डिपॉजिट पे आपका 2 नंबर लगा दो। क्लियर है, पहले तो इतना समझो। करेंसी एंड डिपॉजिट रेशियो, करेंसी किसके पास होगी, करेंसी होगी हेल्ड बाय द पब्लिक, ठीक है, डिपॉजिट कौन करेगा, डिपॉजिट होगा बैंक के अंदर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, इट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ करेंसी द पब्लिक प्रिफर टू होल्ड रिलेटिव टू देयर बैंक डिपॉजिट। मतलब एग्जांपल, अगर मेरे पास 100 रुपए आते हैं तो मैं उसमें से कितना पैसा बैंक में डलवाना सोचूंगा कि यार मुझे ना 50 रुपीज एटलीस्ट है ना अपने बैंक में डलवाने चाहिए, और 50 रुपीज जो है मैं खर्च कर देता हूं। तो मतलब करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, मतलब कितना करेंसी का पार्ट आप डिपॉजिट करना चाहते हो, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, दिस इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द पर्सन, कि वो कितना पैसा, क्या वो पूरा 100 रुपए रोकड़ा रखना चाहता है, या फिर कुछ पैसे वो अपने बैंक में डालना चाहता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है करेंसी डिपॉजिट, मतलब करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, कितना डिपॉजिट करेगा बैंक के अंदर। नेक्स्ट है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, मतलब जितना उसके पास रोकड़ा आया, मतलब यहाँ पे 50 रुपए मान लो, यहाँ पे बैंक ने एक बंदे ने डाल दिए बैंक के अंदर, अब बैंक कितना 50 में से अपने रिजर्व में रखना चाहता है, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, ठीक है, इट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट बैंक होल्ड एज ए रिजर्व बोथ मैंडेटेड एंड वॉलेंट्री, अपने वॉलेंट्री मतलब अपने वॉल्ट कैश में रखे ताकि लिक्विडिटी शॉक आए
तो बच जाए, या फिर आरबीआई के जो मैंडेटरी रूल है उसमें अगर वो रखे एसएलआर और सीआरआर में अगर वो रखे, मतलब एसएलआर हो गया अपने लिए और सीआरआर हो गया बैंक के साथ, आरबीआई के साथ, तो अगर उसमें जितना रखेगा उतना आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। अगर डिपॉजिट रेशियो ज्यादा होंगे तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, अगर डिपॉजिट रेशियो कम होंगे तो मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। सीधा सिंपल सा रूल है। अब इसमें देखो, इसमें तो एक आम आदमी का तो कोई रोल नहीं है, इसमें तो बैंक का रोल है और आरबीआई का रोल है। बात समझ आ रही है? बट इसके अंदर किसका रोल है? इसके अंदर तो एक आम जनता का रोल है ना, कि वो कितना पैसा होल्ड रख रही है और कितना पैसा बैंक में डाल रही है। समझ रहे हो? तो सीडीआर जो आपका फॉर्मूला है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है। जो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया यूपीएससी ने, द मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आंसर होगा इंक्रीजेस इन दी बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। जितनी बैंकिंग हैबिट होगी तो उससे क्या होगा? अगर बैंकिंग हैबिट होगी तो आपका क्या होगा? सीडीआर, कैश डिपॉजिट रेशियो। अगर कैश डिपॉजिट रेशियो हाई होगा तो आपका मनी मल्टीप्लायर भी हाई होगा। ये बात समझो, समझ आई बात? ये इस फॉर्मूले से डिराइव हुए है बैंकिंग हैबिट ऑफ दी पीपल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कहेंगे, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अ ब्रिज बिटवीन योर एपिसोड 3 एंड एपिसोड 4। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है, मनी सप्लाई तो अभी हमने पढ़ा एपिसोड 3 में। अब मनी सप्लाई कैसे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी से रेगुलेट होती है, हाउ योर मनी सप्लाई would be regulated through the monetary policy. So your episode 4 is going to be on the monetary policy. तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आपको कैसा ये एपिसोड लगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आप कर सकते हो दिल खोल के कीजिए, क्योंकि मैं भी आपको कॉन्सेप्ट समझाने में कोई भी कंजूसी नहीं कर रहा। तो वैसे ही आप भी दिल खोल करके वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जो भी कर सकते हैं सब कीजिए, बट इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और यहीं से हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू होगा एपिसोड 4 के अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी, हाउ आरबीआई रेगुलेटेड दिस मनी सप्लाई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू देन, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।